अस्सलाम वालेकुम, शरह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में के आर्टिकल 63A के हवाले से सदारती रेफरेंस पर समाअत जारी है, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अंदर जो सूरत हाल हुई थी पंजाब असम्बली में, उसके बाद वो अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान, मैं डिफेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, नाराज़ अरकान जिन्होंने हमज़ा शहबाज़ को वोट दिया था, उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को जो है वो रेफरेंस 63A के हवाले से ही भिजवा दिया गया है। और आज भी इलेक्शन कमीशन में उसकी हेयरिंग हुई थी। तो जहां सदारती रेफरेंस की समाअत हो रही है, वहाँ पे तो खुर्रम चुगताई साहब जो हैं ये अपने रिटर्न आर्गूमेंट्स वहाँ पे अदालत ने इनसे मांगे हैं। तो लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज समाअत हुई है, वो नाराज़ अरकान जिन्होंने हमज़ा शहबाज़ को वोट दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है, उनकी तरफ से बैरिस्टर एडवोकेट शहजाद शौकत साहब जो हैं वो पेश हुए। उनसे हम आज बात जो है वो, अगर खुर्रम चुगताई साहब सीनियर भी हैं तो उनसे बात शहजाद साहब से शुरू कर लेते हैं। आपसे हम फिर बाद में 5 मिनट ले लेंगे। क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन पे जितना पाकिस्तान में लॉ डेवलप हुआ है, जजमेंट्स हैं, उसमें मेजॉरिटी जजमेंट्स में से किसी ना किसी साइड को शहजाद साहब ने रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल, जितने भी इंतखाबी मार्के हुए हैं और फिर कानूनी हुए हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे अप्रोप्रिएट अगर वो इलेक्शन लॉज के ऊपर कोई अथॉरिटी है तो वो शहजाद शौकत साहब है। शहजाद साहब, तो इलेक्शन कमीशन में कैसा रहा? सुना है आज लोग आपको कहते रहे कि जनाब आप जिन अरकान असम्बली की तरफ से पेश हो रहे हैं वो टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं। जी ऐसे ही है। असल में जवाब हमने आज दाखिल कर दिया, उन्होंने जवाब हमारा दूसरी साइड ने देखा और उसके बाद उन्होंने इसरार करना शुरू कर दिया कि आप MNS का केस छोड़ें और MPS का केस जो है वो पहले ले लें। इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल ये था कि ये केसेस पहले लगे हुए हैं, इसमें जवाब भी आ चुका है, आपका रिजॉइंडर भी आ चुका है, तो आज इस पर बहस कर लेते हैं। उसमें टू माय सरप्राइज़ 2 दरखास्तें आज उन्होंने जमा करा दी। किसमें? MNS के केस में? MNS के केस में वो जो अच्छा, MNS में तो किसी ने डिफेक्ट नहीं किया। नहीं, वो डिफेक्शन उनके मुताबिक हुई है। अच्छा, वो उसमें उन्होंने 2 दरखास्तें दे दी कि जी हमें एविडेंस लीड करने का मौका दिया जाए, और उसमें उन्होंने कहा जी कि हमको वीडियोस दिखाना चाहते हैं, कुछ अखबार की क्लिपिंग्स दिखाना चाहते हैं, और कुछ हम 3 गवाह पेश करना चाहते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब को, असद उमर साहब को और चीफ विप जो भी नेशनल असम्बली में है, हाँ, फैसल चौधरी साहब जो पेश हुए हैं। हाँ, फैसल चौधरी साहब। तो वो इलेक्शन कमीशन का इस्तदलाल ये था कि आप पहले MNS का केस आर्गू कीजिए और MPS के केस उसके बाद लगे हुए हैं। उसमें आज जवाब आया तो हम उसमें 13 तारीख डालेंगे। उस पर एक शोर बर्पा कर दिया कि जी ये टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहे हैं और आप एक, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को हवा दे रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर ये कहा कि नहीं जी ये हम 13 को ही सुनेंगे, आप MNS का केस कल आर्गू कीजिए। तो वो जो टेक्निकलिटीज़ जिनकी बाबत उनका इशारा है, वो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बिल्कुल हमें बताएं, क्योंकि उनको तो डिसीट करने के लिए आ गए ना, वो पार्टी आ गई उनकी इधर से। तो जो उनके इल्ज़ामात हैं उनका जवाब आपने क्या दिया है, और इल्ज़ामात वैसे क्या थे? इल्ज़ाम उनका ये बड़ा सीधा, वो तो कहते हैं जी ये 26 या 25 अशख़ास हैं, ख़वातीन भी हैं उसमें, इन्होंने एडमिटेडली वोट डाला है हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को, लिहाजा ये डिस्क्वालीफाइड है। उनके मुताबिक ये 1 मिनट केस है, और उसका जवाब हमारी तरफ से ये गया है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा। मैं करीब 12 लोगों को जो जहांगीर तरीन ग्रुप के हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारा जवाब ये गया है कि जनाब हमने वोट डाला है, और वोट डालने की हमें इसलिए कानून और आइन इजाज़त देता था कि हमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किसी स्टेज पर भी कभी भी कोई डायरेक्शन जारी नहीं की। मतलब 63A की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन आई पहले। 63A की बाबत जो तो वो डायरेक्शन उनको कोई नहीं थी? नहीं, है ही नहीं। वो तो खुद भी उनका अपना केस भी नहीं है। अच्छा, ये मैं अभी अदब से, ये तमाम लोगों के लिए बड़ा सरप्राइजिंग होगा, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड ओकेजन फॉर मी। मैं आपकी वसातत से लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूँ, बजाय इसके कि ये डिस्टॉर्ट करें बाद में, कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है और हुआ क्या है। 63A सर ये कहता है, और इसमें कोई इबाम नहीं कि हजूर
आप 4 चीज़ों पर अगर वोट पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के ख़िलाफ़ देंगे तो आप डिफेक्ट करते हैं। उसमें से एक चीज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अब आइन बिला तखसीस ये कहता है, बिला इबाहम ये कहता है कि डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी की होनी। ठीक। अब इसमें जो शो कॉज नोटिस है, एक शो कॉज नोटिस उन्होंने उनके जवाब के साथ ही, मैं पहली दफ़ा उस शो कॉज नोटिस वो आज, और ना कोई उसके साथ कोई रसीद है, ना कोई रिसीविंग है, ना उसके भेजने की तारीख है, ना कहीं पर इवन रेफरेंस में भी नहीं लिखा हुआ कि ये नोटिस किसको कब भेजा गया, किस एड्रेस पर भेजा गया। ठीक। उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है 2 चीज़ें कि आपने पार्टी पॉलिसी की वायलेशन की है, पार्टी पॉलिसी की पॉलिसी, नो पार्टी डायरेक्शन, नो पार्लियामेंट्री डायरेक्शन, नो बट पार्टी पॉलिसी। पार्टी पॉलिसी और पार्टी हेड की डायरेक्शन की आपने वायलेशन की। अच्छा। अब इस शो कॉज नोटिस को मनो अन तस्लीम कर लीजिए फॉर अ मोमेंट। हाँ। तो सर मुझे किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कभी भी 63A के नीचे कभी कोई डायरेक्शन जारी नहीं की। मतलब है कि जो आइन के अंदर प्री रिक्विजिट है, यानी कि आइनी ज़रूरत है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन हो, जी। और अगर वो डायरेक्शन एक्ट अपॉन नहीं करता तो फिर उसके बाद पार्टी हेड जो है वो एक शोकॉज नोटिस जारी करता है। अब वो अगला तो step क्या मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन कोई नहीं है? नहीं है। एक तो कोई पहली चीज़ ये भी सुना है वो बैकडेट में बना लें फिर। मैं सर वो अर्ज करता हूँ वो भी एक इन्होंने गो के साथ नहीं लगी हुई, रेफरेंस के साथ नहीं लगी हुई, हाँ। लेकिन एक सोशल मीडिया पर घूम रही है। एक डायरेक्शन है जो इमरान खान साहब की तरफ से जारी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये मेरा फ़ैसला है कि आप वोट डालेंगे परवेज़ इलाही साहब को। वो ना किसी को कम्युनिकेट हुई, ना किसी को भेजी गई, ना भेजने की एविडेंस है, और ना ही ये उनका रेफरेंस में केस है कि ये डायरेक्शन किसी को कम्युनिकेट हुई थी। वो कहते हैं ये नोटिफाइड। अच्छा। अब कानून शायद इस तरह से तो नहीं है वो, तो उसका तो पूरा आयशा गुलाली केस के अंदर जो है वो जितने भी अब तक फैसले आ चुके हैं उनमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है अदालत। उसके बाद शो कॉज नोटिस पार्टी हेड ने देना था। यहाँ असद उमर साहब की तरफ से एक शो कॉज नोटिस है, वो शो कॉज नोटिस भी मेरी अदब से गुजारिश है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया गया, वो किसी को ना भेजा गया और ना ही वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं थी। उसके बाद और इसी तरह से अगर हम देखें, यार तू ज़रा साइड पे हो जा इसी तरह से हम देखें, जो मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है, जो हेयरिंग के अंदर समझ आ रही है, जो वो ये है, पहली बात ये है कि आइन कहता है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन हो, वो ऐसी कोई डायरेक्शन इन MPs को 20-25 जितने भी लोग हैं इनको नहीं गई। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन मौजूद हो और फिर कोई डिफेक्ट करे तो फिर पार्टी हेड को शो कॉज नोटिस देना पड़ता है। पार्टी हेड ने नोटिस नहीं दिया, क्यों? और ना कोई शो कॉज नोटिस दिया, उसके अंदर उसको वजाहत का मौका नहीं फराहम किया गया। उसके बाद हेयरिंग देनी है, वही हेयरिंग भी नहीं दी। 16 का नोटिस है, 16 तारीख का, और 18 को डिक्लेरेशन पार्टी हेड ने जारी कर दिया कि ये लोग जो हैं ये डिफेक्ट कर गए। हाँ। अब देखिए इसका मतलब ये है कि, और ये उनका अपना केस भी नहीं है, वरना डिक्लेरेशन में होता कि इन साहब को 16 को नोटिस दिया गया, इनको 17 को हमने या 18 को हमने बुलाया, ये आए, इनकी एक्सप्लेनेशन ये थी, मैं उस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं हूँ। हाँ। मैं उससे एग्री नहीं करता, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो फिर अगर ये देखा जाए तो आयशा गुलाली का केस तो इन्हीं लाइंस के ऊपर है, अब और एक इलेक्शन नहीं, कमीशन पे पाबंदी भी है, क्योंकि इस वक्त वही है। 4 केसेस हैं। हाँ। चारों केसेस में एब्सेंस ऑफ डायरेक्शन, एब्सेंस ऑफ शो कॉज नोटिस, लैक ऑफ प्रॉपर हेयरिंग, इन चीज़ों के ऊपर डिफेक्शन के रेफरेंसेस डिसमिस हुए और सुप्रीम कोर्ट तक अप होल्ड हुए। अब मुझे सिर्फ तो इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की उन जजमेंट्स में जो पैरामीटर्स दिए गए उनसे बाहर निकल सकता है? कैसे निकल सकता है? इलेक्शन कमीशन इज़ इक्वली बाउंड बाय, पाकिस्तान के तमाम तर इदारे सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं,
और दे आर ऑब्लिगेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू फॉलो द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अगर ये नहीं है तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है, जैसे कि वो कह रहे हैं कि उनका तो बड़ा सिंपल केस है, तो इलेक्शन कमीशन क्या देखेगा, जो क्योंकि उसके पास 30 दिन का टाइम है ना जी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इलेक्शन कमीशन अब क्या चीज़ें देखने के बाद अपना फैसला दे सकता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन हमारे ख्याल में तो इस केस में कोई चीज़ भी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन हमारे पास ये हो सकती थी ना कि अगर वो कहते कि हमने नोटिस सर्व किया है। आप कहते हैं कि ये उनका रेफरेंस मेंटेनेबल ही नहीं है? एब्सोल्युटली नॉट सर, पहली चीज़ पर बाकी तो छोड़ दें, नोटिस आया, हेयरिंग हुई, नहीं हुई, हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डायरेक्शन आज दिखा दें, और अब अगर वो बना के ले भी आए तो फिर वो फौज नहीं होगी? जी बिल्कुल है ही। तो उसमें तो पार्टी हेड डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर वो पार्टी हेड के बारे में भी सुन लीजिए। पार्टी हेड के बारे में तो खैर मैं क्या कहूँ, स्पीकर साहब ने एक सफ़े का नोट उसके ऊपर लिख के भेजा, इलेक्शन स्पीकर पंजाब असेंबली में, हाँ। कि जी मैं इस डेक्लेरेशन से 100% इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, वो शायद गलती हम सबसे हो जाती। उस डेक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि उस दिन पंजाब असेंबली में 16 तारीख को इलेक्शन हुआ, हाँ। और परवेज इलाही साहब हार गए और हमजा शहबाज शरीफ साहब जीत गए। अच्छा, और परवेज इलाही साहब उसको एंडोर्स कर रहे हैं। अब वो कहते हैं वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ, और गवर्नर भी यही कहते हैं, और गवर्नर साहब भी यही कह रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्शन ही नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन एक मिनट कि वहाँ पे जो वो दिखा रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट्री पार्टी की सो कॉल्ड नाम निहाद, आप तो उसको मानते नहीं है ना, आप तो कहते हैं कि ये बाद में कोई बनाई गई है। नहीं कह रहे भाई, हाँ। उनका अपना ये केस नहीं है कि हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी ने कोई डायरेक्शन जारी की है, वो कहते हैं पार्टी हेड ने की है। पार्टी हेड ने की है, अच्छा, और उसकी बुनियाद पर ये 25 की नाअहली मांग रहे हैं। हाँ जी। तो वो लोग जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वोट नहीं दिया, उनकी फिर क्या फेट होगी? क्योंकि अगर यही बात मान ली जाए तो मैं जवाब आपसे शेयर करूंगा। हमने लिखा है कि चलो सपोज करें कि थ्योरेटिकली एक पार्टी डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी की एग्जिस्ट करती होती, तो फिर तो ऑल 165 पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम पीटीआई आर डिस्क्वालिफाइड टू एज हैविंग डिफेक्टेड, क्योंकि उनको तो एक वोट भी नहीं पड़ा। लेकिन वो पार्टी हेड ने तो रेफरेंस नहीं ना भेजा, वो जब तक पार्टी हेड रेफरेंस नहीं भेजेगा तो सू मोटो डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं हो जाएगी। मैं आपको समझाता हूँ, नहीं होगी, लेकिन फिर ये भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। आयशा गुललई के केस में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह इसने अब्सटेन किया गुललई ने, उसी तरह 4 और MNAs ने भी अब्सटेन किया, और उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को भी बुनियाद बनाया था गुललई के खिलाफ रेफरेंस की डिसमिसल को आप होल्ड करने के लिए, कि डिस्क्रिमिनेट किया। तो अगर इमरान खान साहब की डायरेक्शन तो खैर वैसे ही इनकॉम्पिटेंट थी, लेकिन अगर पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन होती तो फिर वो तमाम असहाब जिन्होंने वोट नहीं डाला और एब्सटेन किया, वो भी इक्वली डिस्क्वालीफाइड है। तो आपके ख्याल में कितने अरसे में आप कंक्लूड होता देख रहे हैं? मैं तो 13 तारीख को तैयार हूँ। अभी ऑल ऑफ अस वी आर रेडी। बात ये है, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक किया है, वो पहले MNAs का केस सुनना चाहते हैं, वो उनकी डिस्क्रेशन है, वो सुन लें। हम 13 तारीख को, अभी तक किसी तारीख पर भी हम एब्सेंट नहीं हैं। पहली तारीख पर हम पेश हो गए, हमने वकालतनामे दाखिल कर दिए, जवाब देना हमारा हक था। आज हमने बिला यानी नॉट वन डिफ़ॉल्ट, तमाम 25 अफराद ने अपना जवाब दाखिल कर दिया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर और है, उस्मा कारदार साहिबा को इन्होंने पार्टी से निकाल दिया हुआ है। अच्छा, उनकी अपील भी मुस्तरद कर दी है। अब कहते हैं इसने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, उसको तो निकाल दिया है। वो तो शी वॉज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू फॉलो द पार्टीज पॉलिसी। चले, ये कंट्राडिक्शंस हैं। अब ये ठीक, तो मतलब ये कब से शुमार होगी? जिस दिन रेफरेंस आ गया उस दिन से तारीख 30 दिन शुमार होंगे? 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 20 अप्रैल को रेफरेंस रिसीव हुआ था। वो मेरे हिसाब से 20 मई तक उनके पास टाइम है। 13 तारीख को वो हमारे आर्गूमेंट्स होपफुली सुन लेंगे, 13 को नहीं 14-15 को फैसला फरमा देंगे। असल बात ये है कि इन ऑल हमें विद अ कूल माइंड, सबको, पीटीआई के लोगों को एंड पीपल एट लार्ज, हमें इसकी लीगल जो इम्प्लीकेशंस को देखकर और कूल हेड के साथ फैसला करना है। इल्ज़ामात लगाना बड़ा आसान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बात यह है कि जो तो यही तो है ना कि जी वो तो पहले से कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन नून लीग का एजेंट है। सर वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको सबको पता है, उनकी लीगल टीम को, कि हमने केस ही बिल्कुल इम्प्रॉपर बना के भेजा हुआ है। ये केस एब्सोल्युटली रिडिकुलस है। ठीक हो गया। तो चलें, अब शौकत साहब से तो हमने इस्तिफादा हासिल कर लिया। जो मुझे ये समझ आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब सियासी तौर पर जो उनके साथ होना है सो होना ही होना है।
तो आप जो 63A सदारती रेफरेंस है देखें ना, क्योंकि आइन के अंदर तरीक़ाकार मौजूद है, वो आइन का तरीक़ाकार ही फॉलो नहीं किया गया, तो ये वैसे ही ड्यू प्रोसेस के भी ख़िलाफ़ है। और जब पूरी चीज़ें नहीं है मौजूद हैं तो ये निविश्ता दीवार है कि जनाब ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं बनेगी। तो इसको बुनियाद बना के इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर है उन्होंने कहना देखो उन्होंने डिफेक्ट भी किया, आम लोग तो कहेंगे हाँ वोट तो दिया था उन्होंने, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जो उनसे हमें मिले हुए हैं, अदालतें रात, हमारे लिए अदालतें रात को खोल देते हैं और फिर ये करते हैं। एक बात मैं ऐड करनी भूल गया, वो ये है कि एक हमारे जवाब में ये भी बात है कि सर एक इखलाकी पाबंदी भी है हम पर। इखलाकी पाबंदी मैं अपने 12 क्लाइंट्स की हद तक बात कर, हम पर एक इखलाकी पाबंदी हो सकती थी अगर पीटीआई का कोई मेंबर उम्मीदवार होता चीफ मिनिस्टरशिप का। सही। यहाँ एक तीसरी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना या ना देना था, तो वो भी एक तीसरी पार्टी है नून लीग, तो हमने अपने ज़मीर, क्योंकि हमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, हमने अपने ज़मीर के आवाज़ के ऊपर जो बेहतर हमें लगा हमने उसको वोट दे दी। इसी को डिसेंट कहते हैं। अच्छा, जो कयूम साहब, जो हमारा मुद्दा है या मेरी तरफ से जो सबमिशंस हैं अभी तक, वैसे सुप्रीम कोर्ट में वो उस डायरेक्शन, पहले मुझे ये बात बताएं कि केस ख़राब इमरान खान साहब खुद लेके जाते हैं, आइन कानून के ऊपर अमल तक भी नहीं करते हैं, फिर वो इदारों को मलाइन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है और सर आज वो बात हुई थी कि जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी मांगा हुआ था ना, जो इन्होंने नून लीग का एजेंट कहा था, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई आपके होते हुए या नहीं? अच्छा, वो अलग है जी। हाँ। एक तो कयूम साहब, हमने काफ़ी प्रोग्राम्स में आपकी वसासत से हम लोगों को बता चुके हैं कि पीटीआई ने 25 जुलाई में के बाद, इलेक्शन के बाद जब ये गवर्नमेंट में आया अगस्त में, उस दिन से लेके आज के दिन तक कोई एक कानूनी आइनी फ़ैसला मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा जहां इबहाम ना हो, जहां उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक या कानून की स्पिरिट के मुताबिक कोई काम किया हो। तो हमेशा ही एक वीक फुटिंग पे खड़े होकर अदालतों में मामला जाते रहे और वो सुबकी देखनी पड़ी। जब अभी शहजाद साहब ने जो बात की है, यही है जूरिस्प्रूडेंस। हमारा जो 63A है, आर्टिकल 63A, इसका टाइटल है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन। फॉर्चुनेटली जो इसमें बात अभी तक, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, ना वकला महाज केस में, ना 18th अमेंडमेंट जो रावलपिंडी बार है, और जो 4 केसेस जिनका हवाला शहजाद साहब ने दिया, इन तमाम केसेस में एक बात डिस्कस नहीं हुई किसी भी लेवल पे, किसी भी साइड से। उसकी पॉलिटिकल रीजंस भी हो सकती हैं कि पाकिस्तान में ये डिफेक्शन लॉ नहीं है, इट इज़ एक्चुअली अ लॉ टू रेगुलेट पॉलिटिकल डिसेंट। आपने भी इस पूरी प्रोसीडिंग देखी है, कहीं ये बात नहीं हुई। पाकिस्तान में जो 63A है, ये इट इज़ अ लॉ ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। इसको हाउ टू रेगुलेट पॉलिटिकल डिसेंट। तो आप कह रहे हैं कि इसमें ताहयात नाइली नहीं हो सकते? इसमें ताहयात तो नाइली 63A के अंदर उसका पूरा मैकेनिज्म भी मौजूद है और वो सारा कुछ मौजूद है। आप कहते हैं कि सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट को रीड इन करके इसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो आर्गूमेंट उनका है कि जी वोट काउंट नहीं हो सकता, इस पे जो हमारी सबमिशन है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो हम रखेंगे वो ये हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं भी डिफेक्शन, एक तो फॉर लाइफ नहीं है, दूसरा वो लिमिटेड है, और उसके अंदर भी फिर 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है साइलेंट डिसेंट जिसको रेजिग्नेशन बोलते हैं, एक है लाउडर डिसेंट है। तो डिफेक्शन जो है, जिस तरह इंडिया में स्पीकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के पास वो जो बार है वो बार लिफ्ट करना पड़ता है किसी भी तरीके से, तो ये जो आर्टिकल 63A में 28 इंस्टांसेस हैं जहाँ वोट कास्ट हो सकता है। जैसे कि कोई आइनी तरमीम आई है, अगर पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन है कि जी आपने इस आइनी तरमीम को वोट देना है, मैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं उसमें अमेंडमेंट प्रपोज कर देता हूँ, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, मनी बिल आता है, मैं उसको वोट देने की बजाय या उसके अगेंस्ट अब्सटेन करने की बजाय मैं उसमें एक पॉलिटिकल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट प्रपोज करता हूँ और वो मेजॉरिटी से एक्सेप्ट हो जाती है। द हाउस एक्सेप्ट्स
अगर आइनी तरमीम है तो वो 2/3 मेजॉरिटी से मेरी जो इंट्रोड्यूस्ड अमेंडमेंट है वो एक्सेप्ट हो जाती है, मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है। मेरी कोई मनी बिल में अगर कोई अमेंडमेंट है वो मेजॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वहाँ पार्टी डायरेक्शन है या पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है वो डिफेक्ट हो गई है, इट इज़ जनरली इट इज़ कॉल्ड डिसेंट। तो पाकिस्तान में ये जो हम अभी तक जब से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है बार बार बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान का जो लैंग्वेज है आर्टिकल 63A की, इट इज़ स्ट्रक्चर्ड एज पॉलिटिकल डिसेंट। और इसको आपने जो 2 जजमेंट्स हैं, बेनज़ीर भुट्टो केस जो है और नवाज शरीफ केस, और वकला महाज में भी ये बात हुई, और रावलपिंडी बार में पॉलिटिकल राइट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल राइट। तो अगर आर्टिकल 63A को अगर अमेंड करना है सुप्रीम कोर्ट ने, तो पहले तो ये देखना है वेदर दिस इज़ अ डिफेक्शन लॉ और इट इज़ अ लॉ ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट। ये एक बात है जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई। और आप यही बात सुप्रीम कोर्ट में हाँ, रख रहे और दूसरी बात ये कि जो समीउल्लाह बलोच के ऊपर जो जुरिस्प्रूडेंस लॉ सेटल हुआ है, हम बारहा ये बात अभी हसनात साहब ने भी बात की कि वो जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन है, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो समीउल्लाह बलोच को भी, और बंदयाल चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की, उमर अता बंदयाल साहब की वो जजमेंट है, ही इज़ द ऑथर, एंड दिस इज़ द राइट टाइम कि, और समीउल्लाह बलोच में उस तरह असिस्टेंस भी नहीं थी एट पार, आपको आपके इल्म में है किस तरह की असिस्टेंस ऑनरेबल कोर्ट को दी गई। तो इस दौरान काफ़ी अच्छी असिस्टेंस आई है, तमाम कॉर्नर से आई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सदारती रेफरेंस में वो अपनी जजमेंट तो रिविजिट नहीं कर सकते। कर सकते हैं अच्छा जी, ये मेरी राय है कि, और दूसरा मेरा जो आर्गूमेंट है, मेरी सबमिशन ये हैं कि यही बेंच 5 मेंबर बेंच रिविजिट कर सकता है समीउल्लाह बलोच के जो प्रिंसिपल हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और शौकत साहब आपका भी, शहजाद शौकत साहब आपका भी, कि आपने टाइम दिया मसरूफियत में से। शहजाद सीनियर, whether Supreme Court can revisit this 5 member bench can revisit समीउल्लाह बलोच प्रेसिडेंशियल जुरिस्डिक्शन में बैठ के 186 के जुरिस्डिक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दो, हाँ अब तो वो भी आ गई है ना, लेकिन क्या फिर वो मसला आ जाता है कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन और 186 की जुरिस्डिक्शन, मेरी जाती ये दोनों जो पेंडिंग केस, पता नहीं मेरे कमेंट्स को किस अंदाज में लिया जाएगा, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, देखिए इस पर हम सब का इत्फाक है कि ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए, MPA MNAs की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं। सर लेकिन कोई इल्ज़ाम, मैं बात पूरी कर लूँ, ये मेरी ज़ाती राय। दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि ये भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, आप इनको हाँक नहीं सकते। सही, दे आर पीपल हु रिप्रेजेंट 2, 2.5, 3, 4 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक MNA शायद ज़्यादा का होता है, MPA इतने का होता है, मुझे नहीं पता। ये लोग एक दिमाग रखते हैं, एक इनका ज़मीर है। एक केस ये है कि इल्ज़ाम ये है कि इस आदमी ने इतने रुपए लेकर वोट डाला, हॉर्स ट्रेडिंग कर दी, और अगर वो इल्ज़ाम किसी फोरम पर साबित हो जाता है फिर तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन, बिकॉज देन आर्टिकल 62(1)(f विल कम इनटू प्ले। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम ही नहीं है और सिर्फ नारेबाजी आओ, पैसे ले लिए, वो ये कर लिया वो कर लिया, then I think these people are elected office bearers, elected parliamentarians, they are entitled to a respect. Ordinary पाकिस्तान की डिग्निटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, MPA की डिग्निटी की कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। ही इज़ इक्वली ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप खड़े होकर इल्ज़ाम ना लगाएं, एविडेंस दें। बिल्कुल, इसके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं, ये वीडियो है। देखिए, आप इस पर मेरे मुताबिक कोई जनरलाइज्ड थ्योरी या जनरलाइज्ड पॉलिसी नहीं कायम कर सकते। एक MPA, उस पर इल्ज़ाम है किसने पैसे लिए, उस वो इल्ज़ाम अगर किसी फोरम पर साबित होता है, ही विल ऑफ कोर्स बी डिस्क्वालिफाइड फॉर, ही शुड बी डिस्क्वालिफाइड फॉर। लेकिन अगर एक आदमी है, उसने पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस पर, इवन पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस पर, वो नहीं एक आदमी को वो समझता है कि ये आदमी इतना इमोरल है, मैं इसको वोट नहीं दूंगा। 10 MPAs वाला 371 के हाउस में चीफ मिनिस्टर हो जाए, मेरे ज़मीर को नहीं गवारा। देखिए, आप इसके लिए स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की बात वो करे
जो ला कर के किसी जुडिशल फोरम पे साबित करे कि इसने हॉर्स ट्रेडिंग की है। हॉर्स ट्रेडिंग के अलावा लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल आज यही बात जो है दूसरा, अब ये जो सवाल मुझसे पूछा था इसने, समीउल्लाह बलोच कितने मेंबर्स का केस है? देखिए फिर 5 मेंबर बेंच का फैसला 5 मेंबर बेंच तो रिविजिट नहीं कर सकता ना भाई, लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा। ये एक केस में थोड़ी कहा जा चुका है। आप 7 मेंबर बेंच में ना बिठा दें, 9 मेंबर बेंच कर लें, अगर उसको रिविजिट करना। देखिए अगर आपने रीड इन करना है, वो एवरीबडी हैज़ अ राइट टू डू दैट, लेकिन रिविजिट इज़ अ हार्शर वर्ड। दैट मीन्स दैट यू विल से दैट समीउल्लाह बलोच's केस वाज नॉट राइटली डिसाइडेड बाय अस। ठीक, बिल्कुल देखा ना, आखिर लेकिन उस्ताद लेटर उस्ताद इन होता है। टाइम का जो प्रिंसिपल है, चलें, ये बहस आप जो है इस प्रोग्राम के बाद कीजिएगा। मेरा जो है ना वक्त बड़ा कीमती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच शहजाद शौकत साहब और खुर्रम चुगताई साहब। तो बात वहीं पे आ गई, जैसा कि आज जस्टिस मजहर आलम मियां खेल जो हैं उन्होंने भी सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान कहा कि जो 62(1) है, जिसके अंदर आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी करना, वो इस डिफेक्शन से बड़ा जुर्म है और उसमें जो आइन है वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करता है। तो 63A के अंदर जहाँ पॉलिटिकल डाइसेंट है, वहाँ पे आप किस तरह से किसी को ताहयात नाअहल करार दे सकते हैं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सदारती रेफरेंस के क्या हवाले से क्या करती है। और दूसरी तरफ जैसा कि शौकत साहब ने बताया, शहजाद शौकत साहब ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस ही मेड आउट नहीं होता कि उस केस को बनाने के लिए जो बुनियादी आइनी ज़रूरियात थी वही पूरी नहीं की गई हैं। ज़ाहिर है जब ये केस जो नज़र आता है कि फिर इसके ख़िलाफ़ आएगा, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आएगा, तो फिर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इमरान खान साहब क्या कहेंगे। शरह दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने